हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। ये पेपर एक के पार्ट एक मतलब कि पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसकी यूनिट 5 से संबंधित रियासतें, मध्य प्रदेश की रियासतों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले मैं गोंडवाना और बुंदेलखंड रियासत को कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे बघेलखंड रियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बघेलखंड का अभ्युदय, बुल्लार देव, बीरम देव, बघेल लोधी संघर्ष, वीर सिंह बघेल, रामचंद्र बघेल, राजा अजीत सिंह, राजा रघुराज सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, बघेल कालीन स्थापत्य कला, स्मरणीय तथ्य और कुछ संभावित प्रश्न भी इसमें लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल से ही बघेलखंड का क्षेत्र पर्वत, पहाड़ों व घने जंगलों से आच्छादित रहा है, जिसका उल्लेख पुराणों में रेवोत्तर क्षेत्र तथा रेवाखंड के रूप में प्राप्त होता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से 3 भागों तरिहार, उपरिहार तथा डहार में विभाजित था। प्राचीन काल में आधुनिक काल तक इस क्षेत्र को विभिन्न नामों से जाना गया, जिनके विवरण निम्नानुसार है। आटविक राज्य प्राचीन काल में इसको आटविक राज्य कहते थे। 9वीं 10वीं शताब्दी में इसको चेदी राज्य यानी डहाल क्षेत्र और भट्टा कहलाता था। ये 12वीं 13वीं शताब्दी के दौरान भट्टा गरोहा 1236 ईस्वी में जब बघेल सत्ता गहोरा में स्थापित हुई। और बांधव राज्य यानी बांधु देश बघेलों द्वारा राजधानी बांधवगढ़ में स्थानांतरित करने के पश्चात रीवा राज्य 17वीं शताब्दी में राजधानी रीवा में स्थापित होने के पश्चात और बघेलखंड 18वीं शताब्दी में। संबंधित क्षेत्र पर बघेल वंश के पूर्ववर्ती शासन देखेंगे। अब तो 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र मौर्य वंश के अंतर्गत रहा, जिसका प्रमाण सतना जिले में स्थित अशोक द्वारा निर्मित भरत स्तूप है। मौर्य वंश के पश्चात इस क्षेत्र पर शुंग वंश का शासन रहा। 2वीं शताब्दी में यह क्षेत्र गुप्त वंश के अंतर्गत रहा, जिसका प्रमाणिक साक्ष्य खूह नामक स्थान पर पाए गए ताम्रपत्रों से मिलता है। 7वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र पर आटविक राज्यों के सामंतों का अधिकार रहा। आटविक राज्यों के पश्चात इस क्षेत्र पर त्रिपुरी के है वंशीय कलचुरियों का प्रभुत्व रहा, जिसमें कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। 1023 ईस्वी में महमूद गजनबी तथा 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा क्रमशः कालिंजर तथा महोबा पर आक्रमण किया गया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादिदेव चंदेल से कालिंजर को जीतकर तुर्क सत्ता स्थापित की। चंदेल सत्ता के अवसान के फलस्वरूप विभिन्न गौड़, भर जैसी छोटी जातियों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। इसी दौरान गुजरात के 2 बघेल भाइयों बीसल देव और भीमल देव ने इस क्षेत्र में बघेल सत्ता स्थापित की। बघेल वंश या बघेल शब्द की उत्पत्ति। बघेल मूलतः चालुक्य हैं, जो अनहिलवाड़ गुजरात में सोलंकी वंश से संबंधित हैं। सोलंकी शासक कुमारपाल 1143 से 1173 ईस्वी में अपनी मौसी के पुत्र अर्णोराज की सेवा से प्रसन्न होकर उसे व्याघ्रपल्ली बघेलबारी की सामंती प्रदान की थी। अर्णोराज व्याघ्रपल्ली का आजीवन सामंत रहा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र लवण प्रसाद व्याघ्रपल्ली की गद्दी पर बैठा। लवण प्रसाद को गुजरात के लेखों में व्याघ्रपल्ली उल्लेखित किया गया है, जो कालांतर में अपभ्रंश के रूप में बघेल हो गया। बघेलबारी गांव से संबंधित होने के कारण अर्णोराज के वंशज बघेल कहलाने लगे। लवण प्रसाद उर्फ व्याघ्रपल्ली को बघेलखंड के ऐतिहासिक स्रोतों में मूल पुरुष के रूप में व्याघ्रदेव के नाम से संबोधित किया जाता है। अब बघेल वंश का अभ्युदय देखेंगे तो 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कलचुरियों के पतन के पश्चात इस क्षेत्र पर गोंड, सेंगर एवं भर जातियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। भर इनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली थे, अतः इन्होंने कालिंजर पर अधिकार किया। इन्हीं भर राजाओं के यहाँ भीमल देव और बीसल देव आए थे, जिन्होंने कालांतर में बघेल सत्ता स्थापित की। इन्हीं भर राजाओं में व्याघ्रदेव अर्णोराज की मित्रता थी। इन्हीं भर राजाओं से व्याघ्रदेव यानी अर्णोराज की मित्रता थी। और गहोरा में लोधी सामंत एवं भर राजाओं के बीच सीमा विवाद था। सीमा विवाद के निपटान एवं लोधी सामंत को नियंत्रित करने हेतु भर राजाओं ने व्याघ्रदेव से सहायता मांगी। भर राजाओं की सहायता हेतु व्याघ्रदेव द्वारा अपने 2 पौत्र बीसल देव एवं भीमल देव भेजे गए। लोधी सामंत से प्रत्यक्ष युद्ध
में समर्थ न होने के कारण बीसल देव एवं भीमल देव ने षड्यंत्र के तहत सामंत के दीवान तिवारी को अपने साथ सम्मिलित कर लोधी सामंत की हत्या कर दी। लोधी के मारे जाने के पश्चात दोनों बघेल भाइयों से भर राजा अति प्रसन्न हुआ और इन्हें ठाकुर का खिताब देकर गहोरा की सामंती प्रदान कर दी। 1236 ईस्वी में भीमल देव द्वारा गहोरा में बघेल सत्ता की स्थापना की गई। अब बघेल वंश देखेंगे और इसमें पहले देखेंगे भीमल देव। 1236 ईस्वी में भीमल देव द्वारा गहोरा चित्रकूट में बघेलखंड की स्थापना की गई। भीमल देव नीतिवान, विद्वान एवं पराक्रमी व्यक्ति था। अब नेक्स्ट है अनीक देव यानी कि रानिंग देव। भीमल देव का पुत्र अनीक देव रानिंग देव भीमल देव के पश्चात गद्दी पर बैठा। उसने राजधानी गहोरा को भवनों से सुसज्जित किया और गहोरा जागीर का विस्तार करके उसे एक छोटे राज्य का रूप प्रदान किया। वीर भानुदय काव्यम में रानिंग देव को गहोरा का प्रथम शासक बताया गया है। अब नेक्स्ट है बालन देव। अनेक देव का उत्तराधिकारी बालन देव बना। बालन देव ने दीर्घ काल तक गहोरा पर राज्य किया। इसके शासनकाल में भर राजाओं ने बघेल सत्ता को स्वीकार किया। बालन देव से पूर्व सभी शासक भर राजाओं के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। अब बुल्लार देव देखेंगे। 1353 से 1389 ईस्वी तक इसका शासन रहेगा। बालन देव का पुत्र बुल्लार देव गहोरा का अगला शासक बना। यह एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। अफीफ की तारीख फिरोज शाही में बुल्लार देव को फिरोज शाह तुगलक के दरबार में इटावा के राय सुमेर चौहान जैसे प्रभावशाली राजाओं की पंक्ति में बैठा हुआ बतलाया गया है, जो उसकी प्रतिष्ठा का घोतक था। बुल्लार देव ने भी दिल्ली सल्तनत की नाजुक स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राजा के रूप में महाराजाधिराज की पदवी धारण कर ली। वह सर्वप्रथम महाराजाधिराज की पदवी धारण करने वाला बघेल शासक था। बुल्लार देव के पुत्र सहदेव ने त्रिवेणी प्रयाग में जल समाधि ले ली। अतः शोकाकुल पिता ने अपने पौत्र बीरमदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बीरमदेव बघेल 1389 से 1438 ईस्वी तक। बुल्लार देव के पश्चात उसका पौत्र बीरमदेव बघेल वंश का अगला शासक बना। बीरमदेव बघेल अपने पितामह से भी अधिक शौर्यवान एवं महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पितामह के पदचिन्हों पर चलकर राज्य विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने कैमूर पर्वत के दक्षिण में बांधवगढ़ सहित अमरकंटक पाट तक बघेल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। सर्वप्रथम बांधवगढ़ के किले का अधिग्रहण बीरमदेव द्वारा ही किया गया था। वीर भानुदय काव्यम के अनुसार बीरमदेव ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थित सिंहुड़ा कालिंचर से उत्तर जिला चित्रकूट नामक स्थान को विजित करके दिल्ली सुल्तान से विक्रय कर लिया था। बीरमदेव के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर ही तारीख मोहम्मदी में उसे युग का नीरम ईरानी पहलवान कहा है। बीरमदेव के शासनकाल में 1393 ईस्वी में मलिकजादा नसरुद्दीन महमूद शाह ने अपने राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर पूर्व की ओर अभियान किया, जहां महोबा के निकट उसने बीरमदेव से युद्ध किया। वर्ष 1394 ईस्वी में बीरमदेव ने अपने अधीनस्थ सिंहुड़ा के शासक भीमल को साथ लेकर महोबा किले के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की। इस लूटपाट की सूचना पहुंचते ही मलिकजादा महमूद महोबा पहुंचा। बीरमदेव और भीमल देव को जब मलिकजादा महमूद के आने का समाचार प्राप्त हुआ तो वे सिंहुड़ा वापस आ गए, किंतु महमूद सिंहुड़ा की ओर बढ़ता चला गया और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मलिकजादा महमूद को सफलता मिली। सिंहुड़ा के शासक भीमल देव ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली और बीरमदेव वापस गहोरा आ गया। शर्की राज्य के सुल्तान इब्राहिम शर्की 1401 से 1440 ईस्वी से बीरमदेव बघेल ने मैत्री संबंध स्थापित किए। अब नेक्स्ट है नरहरि देव, जो कि 1438 से 1470 ईस्वी तक शासक रहेगा। बीरमदेव के पश्चात उसका पुत्र नरहरि देव गद्दी पर बैठा। नरहरि देव ने भी अपने पिता के समय स्थापित शर्की राज्य से मित्रवत संबंधों का अनुपालन किया। उसने 1443 ईस्वी में महमूद शाह शर्की को कालपी अभियान में सहायता प्रदान की। 1470 ईस्वी में नरहरि देव की मृत्यु हो गई। मालवा के खिलजी सुल्तान से संबंध देखेंगे। मालवा के खिलजी सुल्तान से संबंध हुसैन शाह शर्की तथा तात्कालिक मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य कालपी को लेकर प्रतिद्वंद्विता थी। बघेल शासक नरहरि देव जौनपुर राज्य के शर्कियों के मित्र थे, अतः उन्होंने हुसैन शाह का समर्थन किया। तत्कालीन बघेल खंड राज्य में बांधवगढ़
में हाथियों की सबसे बड़ी मंडी थी। अतः महमूद शाह खिलजी हाथियों के क्रय हेतु बांधवगढ़ आया। मूल भाव के दौरान सुल्तान और नरहरि देव के बीच विवाद हुआ, जिसका वर्णन मासिर ए महमूद शाही में किया गया है। तत्पश्चात महमूद शाह चुपचाप सरगुजा की ओर प्रस्थान कर गया, जहां से उसने हाथियों का क्रय किया, जहां उस समय हाथियों की ब्रीडिंग की जाती थी। यह बघेल मालवा शत्रुता लंबे समय तक चलती रही। अब नेक्स्ट है भैदचंद्र, जो कि 1470 से 1495 ईस्वी तक शासक रहा। नरहरि देव के पश्चात उसका पुत्र भैदचंद्र बघेल वंश का अगला शासक बना। भैदचंद्र का अधिकतम कार्यकाल लोधी शासकों के साथ संघर्ष में बीता। यद्यपि भैदचंद्र का लोधी शासकों से कोई प्रत्यक्ष वैमनस्य नहीं था, परंतु शर्की शासकों से मित्रता के कारण यह संघर्ष अवश्यभावी बना। भैदचंद हुसैन शाह सरकी के समकालीन था। बघेल लोधी संघर्ष की बात करेंगे अब, तो बघेल राजाओं की लोधी सुल्तानों से कोई प्रत्यक्ष शत्रुता नहीं थी। इन दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बघेल शर्की मैत्री थी, जिसके कारण ये लोधी सुल्तानों के विरुद्ध अपने शर्की मित्रों की वफादारी के साथ सहायता करते थे। इस वजह से बघेल राज्य को 3 लोधी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसका वर्णन निम्नानुसार है। पहला आक्रमण देखेंगे। 1488 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी ने कालपी अभियान को रोकने के लिए बहलोल लोधी ने आगे बढ़कर यमुना नदी के तट पर स्थित राकानो नामक स्थान पर हुसैन शाह को पराजित किया। हुसैन शाह ने भट्टा की ओर भागकर बघेल राज्य में शरण प्राप्त की। बघेल राजा भैदचंद ने हुसैन शाह को जौनपुर तक सुरक्षित पहुंचाया, जिससे बहलोल लोधी अंततः क्रोधित हुआ और युद्ध हेतु घोषणा कर दी। लेकिन इसी बीच 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। लोधी सुल्तान के अधीनस्थ कड़ा के सूबेदार मुबारक खां नुहानी को भैदचंद ने राज्य विस्तार के तहत बंदी बनाकर सिकंदर लोधी से अपने संबंध और बिगाड़ लिए। सिकंदर लोधी ने भैदचंद को दंडित करने के लिए कंतित की ओर प्रस्थान किया। जब भैदचंद को सुल्तान के आने की सूचना मिली तो उसने कूटनीति से काम किया और आगे जाकर सिकंदर लोधी का स्वागत अभिनंदन किया। इस स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर सिकंदर ने भैदचंद की कंतित पर उसके अधिकार की पुष्टि कर दी। द्वितीय आक्रमण। सुल्तान सिकंदर लोधी द्वारा भैदचंद को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, परंतु भैदचंद द्वारा ना जाने से सुल्तान क्रोधित हुआ। 1494 ईस्वी में वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद सिकंदर लोधी ने राजा भैदचंद को सबक सिखाने के लिए पुनः कूच किया। खान घाटी, बिंद पर्वत का अवतार घाट एवं सुल्तान सिकंदर लोधी को भैदचंद के पौत्र बीरम देव के भयानक आक्रमण का सामना करना पड़ा, परंतु बीरम देव को सुल्तान की सेना से पराजित होना पड़ा। तत्पश्चात उसने बांधवगढ़ दुर्ग में शरण ली। सिकंदर लोधी वीर सिंह का पीछा करते हुए बांधव की ओर बढ़ा, परंतु मार्ग भटकने के कारण वह बांधवगढ़ तक न पहुंच सका और अभियान असफल रहा। इस अभियान में सिकंदर लोधी को भारी नुकसान हुआ। अब तृतीय आक्रमण। सिंधु लोधी ने बांधवगढ़ दुर्ग को सिकंदर लोधी ने बांधवगढ़ दुर्ग को विजित करने के लिए पुनः योजना बनाई। रास्ते में बघेल राज्य को उजाड़ते हुए इस बार सिकंदर लोधी ने बांधवगढ़ पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाल दिया, लेकिन बांधवगढ़ दुर्ग को विजित न कर सका। दुर्ग विजित न कर पाने के मुख्य कारण एक तो घनघोर जंगल और दूसरा दुर्ग के 3 तरफ दलदल था। ऐसे स्थान पर रसद सामग्री की कमी हो जाना स्वाभाविक था। अतः इस बार पुनः सिकंदर लोधी को निराशा ही हाथ लगी। इसलिए वापसी में सुल्तान और उसकी क्रोधित सेना ने बघेल राज्य को तहस नहस कर दिया। इस आक्रमण के समय भैदचंद का पुत्र सालीवाहन बघेल राज्य का शासक था। इस घटना के पश्चात सालीवाहन अधिक समय तक जीवित न रह सका और 1500 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र वीर सिंह बघेल राज्य का शासक बना। सालीवाहन 1495 से 1500 ईस्वी तक। पिता भैदचंद की मृत्यु के पश्चात सालीवाहन 1495 ईस्वी में शासक बना। तृतीय बघेल लोधी संघर्ष इसके समय में हुआ, परंतु बांधवगढ़ की रक्षा न कर पाने के कारण वह आत्मकुंठित हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। 1500 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है वीर सिंह बघेल। 1500 से 1535 ईस्वी तक शासक रहा। सालीवाहन की मृत्यु के पश्चात सन 1500 ईस्वी में वीर सिंह बघेल अगला शासक बना। वीर सिंह बघेल एक योग्य उत्तराधिकारी एवं कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने हुसैन शाह सरकी के बजाय सिकंदर लोधी के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए। 1535 ईस्वी में उसकी
मृत्यु हो गई। अब गौड़ राज्य के साथ संबंध देखेंगे। गौड़ शासक अर्जुन दास वीरसेन के समकालीन थे। अर्जुन दास के पुत्र संग्राम साय ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु पराजय के पश्चात वह भागकर बघेल राज्य में चला गया। वीरसेन ने संग्राम साय के साथ पुत्रवत व्यवहार किया, तो वीरसेन ने संग्राम साय के साथ पुत्रवत व्यवहार किया। संग्राम साय ने भी अपनी निष्ठा और कुशलता से वीरसेन देव बघेल का विश्वास जीता, जिसका उदाहरण वीरसेन बघेल द्वारा अपने पुत्र वीर भानु का संरक्षण संग्राम साय को सौंपे जाने से प्राप्त होता है। पिता अर्जुन दास द्वारा गौड़ राज्य का उत्तराधिकारी जोगीराज को बनाए जाने से कुपित होकर संग्राम साय द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बारे में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात वीरसेन बघेल द्वारा बघेल सेना गौड़ राज्य में भेजी गई, परंतु शंकर शाह द्वारा क्षमा याचना के पश्चात गौड़ राज्य का उत्तराधिकारी संग्राम शाह को बनाया गया। अब मुगलों से संबंध। वीरसेन बघेल का शासनकाल तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना एक ही समय में हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में भारत के 3 राजाओं का उल्लेख किया है, जिसमें वीरसेन बघेल को भी एक बड़े राज्य का स्वामी बताया गया है। खानवा के युद्ध में वीरसेन बघेल ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा को सैन्य सहायता प्रदान की, परंतु राणा सांगा की पराजय के पश्चात वीरसेन बघेल ने बाबर से मित्रता कर अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। बाबर के साथ बघेल राज्य की प्रगाढ़ मित्रता का वर्णन बाबरनामा में किया गया है। चौसा के युद्ध में मुगल बघेल मित्रता परिफलित हुई और वीरसेन के पुत्र वीर भानु ने मुगल बादशाह हुमायूं की सहायता की। इस मित्रता के कारण ही संपूर्ण मुगल काल में बघेल राज्य संरक्षित एवं सुरक्षित रहा। मुगल बघेल मित्रता की पुष्टि वीर भानुदय काव्यम से भी होती है, जो बघेल राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है वीर भानु बघेल, जो कि 1535 से 1555 ईस्वी तक रहेगा। वीर भानु बघेल अपने पिता वीरसेन बघेल की मृत्यु के पश्चात 1535 ईस्वी में बघेल राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना। वीर भानु हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन था। वीर भानुदय काव्यम के रचनाकार कवि माधव इनके दरबारी कवि थे। 1555 ईस्वी में कालिंजर के निकट वीर भानु बघेल की मृत्यु हो गई। अब इसका मुगलों के साथ संबंध देखेंगे तो वीर भानु ने मुगल बघेल मित्रता को आगे बढ़ाते हुए चौसा के युद्ध में हुमायूं को सहायता प्रदान की। वीर भानु ने हुमायूं का पीछा कर रहे शेरशाह सूरी के सेनापति बरमजीत गौर के साथ युद्ध कर उसे मार दिया। हुमायूं को सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ गंगा को पार करने हेतु नाव का प्रबंधन कराया। मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में भी वीर भानु द्वारा हुमायूं को सैन्य सहायता एवं बांधवगढ़ दुर्ग में विश्राम की पेशकश की, परंतु हुमायूं द्वारा इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया। अब शेरशाह सूरी के साथ संबंध। हुमायूं की मदद से क्रुद्ध होकर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से निष्कासित करने के पश्चात वीर भानु को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, परंतु भयवश वीर भानु तत्कालिक कालिंजर शासक कीरत सिंह चंदेल की शरण में चला गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया तथा सर्वप्रथम उत्तरी पठार पर नियंत्रण स्थापित कर रीवा के किले को अपना निवास स्थान बनाया। नवंबर 1544 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर के दुर्ग पर घेरा डाला। 6 माह के घेरे के दौरान 22 मई 1545 को गोले के फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई, परंतु कालिंजर के किले पर सूर सेना का अधिकार हो गया। शेरशाह के पुत्रों जलाल खां और आदिल शाह के बीच भट्टा में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसका फायदा उठाकर कीरत सिंह एवं वीर भानु बच निकले। अब नेक्स्ट है रामचंद्र बघेल, जो कि 1555 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक शासक रहेंगे। वीर भानु द्वारा छोड़े गए शेष बचे राज्य का अगला उत्तराधिकारी रामचंद्र बघेल हुआ। तो वीर भानु द्वारा छोड़े गए शेष बचे राज्य का अगला उत्तराधिकारी रामचंद्र बघेल हुआ। प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन इसके दरबार में दरबारी थे। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर की विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर 1564 ईस्वी में राजधानी भट्टा गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की। राजधानी परिवर्तन के पश्चात बघेल राज्य को बांधु राज एवं यहाँ के शासकों को बांधवेश कहा जाने लगा। शेरशाह के उत्तराधिकारियों के पतन काल में रामचंद्र देव ने कालिंजर का दुर्ग बिजली खां से खरीदा। 1592 ईस्वी में रीवा में इसकी मृत्यु हो गई। अब मुगलों के साथ संबंध देखेंगे तो मुगल बघेल मित्रता का फायदा रामचंद्र के समय
भी राज्य को मिलता रहा तथा बघेल राज्य अकबर के समय में कर मुक्त रहा। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने 1562 ईस्वी में जलाल खां कोरची को भेजकर दरबार में बुलाकर तानसेन को अपने नौरत्नों में शामिल किया। 1563 ईस्वी में रामचंद्र ने अकबर के विद्रोही गाजी खां तन्नौरी को शरण प्रदान की, जिससे क्रुद्ध होकर अकबर ने कड़ा के सूबेदार आशफ खां को बांधवगढ़ पर आक्रमण हेतु भेजा। 1563 ईस्वी में हुए इस युद्ध में गाजी खां मारा गया तथा रामचंद्र देव ने बांधवगढ़ दुर्ग में शरण ली। युद्ध समाप्ति के पश्चात बीरबल की मध्यस्थता से दोनों राज्यों में सुलह हुई। 1569 में अकबर ने कालंजर का अभियान किया, जो कि बघेल शासकों के अधीन था, परंतु रामचंद्र देव द्वारा अकबर से भयभीत होकर किले की चाबियां मुगल बादशाह को उपहार स्वरूप दे दी गईं। रामचंद्र देव द्वारा अपने पुत्र वीरभद्र देव को अकबर के दरबार में प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। अकबर ने रामचंद्र देव से भेंट करने हेतु जैन खां कोका और बीरबल को बांधवगढ़ भेजा तथा अकबर व रामचंद्र देव के बीच फरवरी 1584 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में भेंट हुई। इस भेंट के परिणाम स्वरूप बादशाह अकबर को 120 हाथी और कुछ लाल हीरे प्राप्त हुए। वहीं रामचंद्र देव को बांधवगढ़ राज्य के शासक के रूप में मान्यता एवं 101 घोड़े प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट है वीरभद्र देव, जो कि 1592 से 1593 ईस्वी तक शासक रहेगा। 1592 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की पदवी देकर बांधवगढ़ राज्य का शासक नियुक्त किया। उन्होंने संस्कृत के 2 ग्रंथ कंदर्प चूड़ामणि तथा 10 कुमार पूर्व कथासार लिखे। दरबारी कवि पद्मनाथ मिश्र द्वारा वीरभद्र देव चंपू लिखा गया। 1593 ईस्वी में वीरभद्र ने मुगल दरबार से बांधवगढ़ राज्य की ओर प्रस्थान किया, किंतु बरौंधा शहडोल में दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, जहां उसकी छतरी आज भी विद्यमान है। अब नेक्स्ट है विक्रमाजीत बघेल, जो कि 1593 से 1624 ईस्वी तक शासक रहेगा। वीरभद्र देव की मृत्यु के पश्चात दरबार में स्वार्थी लोगों ने उसके नाबालिग पुत्र विक्रमाजीत को बांधवगढ़ गद्दी पर बिठाया। अकबर की अधीनता अस्वीकार करने के फलस्वरूप 1594 ईस्वी में अकबर ने राय त्रिपुरदास खत्री के नेतृत्व में एक विशाल सेना विक्रमाजीत के विरुद्ध बांधवगढ़ भेजी। कई दिनों के घेरे के पश्चात राजा विक्रमाजीत और मुगल सेना के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत राजा विक्रमाजीत को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। 1596 ईस्वी में इस्माइल कुली खां को विक्रमाजीत को मुगल दरबार में लाने हेतु बांधवगढ़ भेजा गया। 8 जुलाई 1597 ईस्वी को त्रिपुरदास खत्री के साथ संधि की गई, जिसके फलस्वरूप बघेल शासक को बांधवगढ़ दुर्ग मुगल सेना को सौंपना पड़ा। अकबर ने त्रिपुरदास को बांधवगढ़ का सूबेदार बनाया तथा 1602 ईस्वी तक वह बांधवगढ़ का शासक रहा। नोट: 1602 ईस्वी में अकबर ने वीरभद्र के दासी पुत्र जिरजोधन को भारती चंद्र के संरक्षण में शासक बनाया, जो 1605 ईस्वी तक शासक रहा। 1605 ईस्वी में जहांगीर के शासक बनते ही विक्रमाजीत पुनः शासक बना। जहांगीर ने अपने साड़ू पुत्र विक्रमाजीत को बांधव राज्य के 18 परगनों की सत्ता सौंपी। विक्रमाजीत ने अपनी राजधानी रीवा को बनाया, क्योंकि इन 18 परगनों में बांधवगढ़ शामिल नहीं था। राजधानी रीवा बनने के पश्चात बघेल राज्य अब रीवा राज्य के नाम से भी जाना जाने लगा। 1610 ईस्वी में बांधवगढ़ दुर्ग को प्राप्त करने हेतु विक्रमाजीत ने विद्रोह कर दिया, जिसके दमन हेतु जहांगीर ने मानसिंह कछवाह के पौत्र महासिंह को भेजा। महासिंह द्वारा विद्रोह के दमन के फलस्वरूप 1612 ईस्वी में जहांगीर ने बांधवगढ़ महासिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। 1616 ईस्वी में खुर्रम की सिफारिश पर जहांगीर ने विक्रमाजीत को माफ कर दिया तथा 1624 ईस्वी में विक्रमाजीत को बांधवगढ़ और कुछ परगने प्रदान किए। विक्रमाजीत द्वारा रीवा को यथास्थिति राजधानी रखते हुए बांधवगढ़ को सैन्य मुख्यालय बनाया गया। 1624 ईस्वी में विक्रमाजीत की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है अमर सिंह, जो कि 1624 से 1640 ईस्वी तक शासक रहा। राजा विक्रमाजीत की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह 1624 ईस्वी में शासक बना। 1626 ईस्वी में अमर सिंह द्वारा स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार कर ली गई तथा प्रत्यक्ष रूप से मुगल दरबार में सेवा हेतु उपस्थित हुआ। अमर सिंह की मृत्यु रीवा के निकट 1640 ईस्वी में हुई। अब राजनीतिक उपलब्धियां दिखेंगी। 1628 ईस्वी में खाने जहां लोधी के विद्रोह के दमन हेतु मुगल बादशाह की तरफ से अमर सिंह को नियुक्त किया गया। भांडेर के पास निमी नामक गांव में युद्ध हुआ, परंतु खाने जहां भाग गया। 1631 ईस्वी में अमर सिंह द्वारा कालंजर के पास खाने जहां लोधी मार दिया गया।
1635 ईस्वी में अमर सिंह को रतनपुर के जमींदारों के विद्रोह को दमन करने हेतु मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां और फिरोज जहां के साथ भेजा गया। अमर सिंह की मध्यस्थता से रतनपुर के जमींदार बाबू लक्ष्मण ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की। 1635 में जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह के दमन हेतु भी अमर सिंह तथा अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया। इस संघर्ष में जुझार सिंह का पुत्र विक्रमाजीत बुंदेला मारा गया। अब यहाँ से अनूप सिंह है नेक्स्ट, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।